हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे गवर्नमेंट एजेंसी की जो आए दिन वापस से कंट्रोवर्सी के बीच फंसी हुई नजर आ रही है। शायद आपके गेसेस इजी होंगे क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं ईडी की, जो अभी कुछ दिनों पहले तक लोगों की फटकार सुन रही थी। ये फटकार वहाँ से शुरू हुई थी जब पार्लियामेंट में ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद मान ली थी कि ईडी का कन्विक्शन रेट केसेस में काफी कम है। ये डिस्क्लोज किया था फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट पंकज चौधरी ने, जब उन्होंने कहा कि पीएमएलए के तहत फाइल किए गए 911 केसेस में सिर्फ 42 केसेस यानी कि 4.6% में ही कन्विक्शन हुआ है। अब तक ईडी सुप्रीम कोर्ट से भी कन्विक्शन रेट की वजह से फटकार सुनते आ रही थी, पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये साफ साफ बोलना काफी शॉकिंग हो गया था। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे जबरदस्त अपडेट की जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट में दी है और जिसने की लोगों के होश उड़ा दिए हैं। लोगों के होश ऐसे उड़े हैं कि इस मामले में विजय माल्या को भी ट्वीट करते हुए पाया गया है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा केस क्या है, और साथ ही एक और ऐसे केस की बात करेंगे जहां ईडी को सुप्रीम कोर्ट की जोरदार फटकार लगी है। पहले नजर डालते हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की बातों पर, जिन्होंने रिसेंटली लोकसभा में तहलका मचा दिया ये कहते हुए कि ईडी ने ₹22,280 करोड़ के एसेट्स रिकवर किए हैं और विक्टिम्स को वापस दिए हैं। लेकिन केस इंटरेस्टिंग तब हुआ जब फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने बताया कि ईडी ने कई बड़े केसेस में गलत कमाई को रिकवर किया है, जिसमें कि विजय माल्या और नीरव मोदी का भी केस शामिल है। विजय माल्या के केस में ईडी ने ₹14,131.6 करोड़ के एसेट्स रिकवर किए हैं जो अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मिल गए हैं, और वहीं नीरव मोदी के केस में ₹1,052.58 करोड़ वर्थ प्रॉपर्टीज प्राइवेट और पब्लिक बैंक्स को वापस कर दिए गए हैं। हालांकि इसी बात पर विजय माल्या को चुप्पी तोड़ते हुए देखा गया है कि जब उनके खिलाफ जो डेट रिकवर करना था वो 6,000 करोड़ का था, तो भला इंडियन गवर्नमेंट ने 14,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे रिकवर कर ली। एक उंगली उठाते हुए उन्होंने ट्वीट किया है कि द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड इन पार्लियामेंट दैट थ्रू द ईडी बैंक्स हैव रिकवर्ड ₹14,131.60 करोड़ from me against the judgment debt of ₹6,203 crores, and I am still an economic offender unless the ED and banks can legally justify how they have taken more than 2 times the debt. I am entitled to relief which I will pursue. अब जहां लोग इस बात पर सोचने पर मजबूर हुए हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट में ईडी से जुड़ा एक ऐसा केस आया जहां जस्टिस अभय एस ओक ने ईडी की ओर से मौजूद लीगल काउंसिल को खूब डांटा है। असल में जस्टिस अभय एस ओक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि ईडी के लॉयर ऐसे आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अगेंस्ट ही जा रहा था। जी हाँ, आपने सही सुना। ईडी ने ये कहा था कि स्ट्रिक्ट लीगल कंडीशंस जो लॉ में लिखी हुई है उनका इम्प्लीमेंटेशन हर किसी पर होना चाहिए, चाहे वो वुमेन हो, माइनर्स हो या फिर कोई बीमार या फिजिकली वीक इंसान हो। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को लेकर काफी सवाल उठा दिए। कोर्ट ने पूछा कि कैसे ईडी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स दे सकता है जो डायरेक्टली लॉ के प्रोविजंस के अगेंस्ट जा रहे हैं। हियरिंग के दौरान जस्टिस अभय एस ओक ने ईडी के काउंसिल पर काफी शार्प रिमार्क्स किए और स्टेट किया कि इफ द यूनियन आर्ग्यूज अगेंस्ट द स्टैट्यूट वी विल कॉल द अटॉर्नी जनरल टू अपीयर। यू आर सजेस्टिंग द प्रोविजन वोंट अप्लाई इवन टू अ वुमन अक्यूज्ड। इफ दैट्स योर स्टैंस, आर्ग्यू इट नाउ। इस पॉइंट पर ईडी की ओर से मौजूद एएसजी ने एक्स्ट्रा टाइम की मांग की आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन ये सुनकर भी जस्टिस ओक बिगड़ गए और डांटते हुए कहा, You need time even for your own submissions. We want to understand how can you argue against the statute. And then you'll claim we didn't let you argue. Lawyers are increasingly making such allegations these days. इसके बाद ईडी के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने ये आर्ग्यू किया कि पीएमएलए के सेक्शन 45 की क्लॉज सेकंड के स्ट्रिक्ट कंडीशंस जो कि सब सेक्शन 1 में दिए गए हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन वल्नरेबल ग्रुप्स पर भी होगा। ये ग्रुप्स इंक्लूड करते हैं वुमेन जो क्राइम्स में अक्यूज्ड है, 16 साल से कम उम्र के बच्चे, लोग जो बीमार या फिजिकली वीक है। जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन मांगी तो ईडी के लॉयर ने और टाइम मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को डायरेक्शन दी है कि वो 10 जनवरी 2025 तक एक डिटेल्ड रिस्पॉन्स या काउंटर एफिडेविट सबमिट करे। कोर्ट ने ये एम्फसाइज किया कि लीगल प्रोविजंस को क्लियरली समझा जाना जरूरी है, स्पेशली जब बात हो उन लोगों की जो वल्नरेबल है और उन्हें प्रोटेक्ट करना लॉ का ही पर्पस है। इस मैटर की अगली हियरिंग जनवरी 25, 2025 को शेड्यूल्ड है। ईडी से क्लियर स्टैंस की एक्सपेक्टेशन है 10 जनवरी तक, और उसके बाद केस की डायरेक्शन डिसाइड की जाएगी। एएसजी ने ये पोजीशन मेंटेन की चाहे सेक्शन 45 में वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए एक्सेप्शन दिए गए हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ईडी खुद अब पीएमएलए को बाईपास करते हुए दिखेगी या नहीं। अब जहां ईडी सुप्रीम कोर्ट में डांट सुन रही है, वहीं बीते दिन उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की बहुत बड़ाई सुनी है, जहां विजय माल्या और नीरव मोदी के अलावा
सीतारमन ने मेहुल चोकसी के केस का भी जिक्र किया और कहा कि इस केस में भी ₹2565.90 करोड़ के एसेट्स अटैच किए गए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने कहा कि पीएमएलए के अंडर ईडी ने मेजर केसेस में ₹22,280 करोड़ के प्रॉपर्टीज रिस्टोर किए हैं। हमने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो भाग गए हो। फाइनेंस मिनिस्टर ने और भी कहा कि ये फाइट कंटिन्यू रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिटर्मिनेशन है कि जो पैसे राइटफुल ओनर्स को मिलने चाहिए वो उन्हें मिले। उन्होंने ऐड किया कि हम उन्हें पकड़ेंगे और इंश्योर करेंगे कि वो पैसे बैंक्स और इन्वेस्टर्स को वापस आए। आगे उन्होंने बात की है फॉरेन ब्लैक मनी की। फाइनेंस मिनिस्टर ने ब्लैक मनी एक्ट की इफेक्टिवनेस को हाईलाइट किया, जो कि 2015 में इम्प्लीमेंट हुआ था। इस एक्ट की वजह से टैक्स पेयर्स अपने फॉरेन एसेट्स वॉलंटरीली डिस्क्लोज कर रहे हैं। 2021-22 में 60,467 लोग अपने फॉरेन एसेट्स डिक्लेयर कर रहे थे, जबकि 2024-25 में ये नंबर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी बताया कि 697 केसेस में ₹17,520 करोड़ डिमांड रेज की गई है अंडर ब्लैक मनी एक्ट और 163 प्रोसिक्यूशंस इनिशिएट की गई है। गवर्नमेंट ने मल्टी एजेंसी ग्रुप भी बनाया है जो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के थ्रू ये इन्वेस्टिगेशंस फास्ट ट्रैक करेगा, ताकि फॉरेन एसेट्स के इलीगल केसेस को जल्दी सॉल्व किया जा सके। इससे ₹33,393 करोड़ का अनडिस्क्लोज्ड इनकम डिटेक्ट हुआ है, जो गवर्नमेंट के डिटर्मिनेशन को क्लियरली दिखाता है। तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का डिटर्मिनेशन है और किसी भी इकोनॉमिक ऑफेंडर को छोड़ा नहीं जाएगा। इसी के साथ आपको एक और केस की बात बताते हैं जहां ईडी इन्वॉल्व है और उनके फेवर में एक फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सुनाया है। असल में दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी एमएलए अमनतुल्ला खान के खिलाफ ट्रायल कोर्ट प्रोसीडिंग्स को स्टे करने से इनकार कर दिया। खान पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने अपीयर न होने का इल्जाम है, जो कि अलेज्ड मनी लॉन्ड्रिंग और दिल्ली वक्फ बोर्ड रिक्रूटमेंट में इरेगुलरिटीज की इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। खान ने ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करते हुए एक प्ली फाइल की थी, जिसमें उससे समन करने की बात कही गई थी। ईडी ने खान की पिटीशन को मेंटेनेबल होने का विरोध किया है। जस्टिस मनोज कुमार ओरी ने ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड्स मांगे और केस को February 6, 2025 को अगले हियरिंग के लिए पोस्ट कर दिया है। अब आपकी क्या राय है ईडी को लेकर, हमें जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।